यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। ये करंट अफेयर्स की तीसरी क्लास है जिसमें हम द हिंदू इंडियन एक्सप्रेस दोनों कवर कर रहे हैं, जिसमें हम हर 3 दिन में एक क्लास लेते हैं। जो जिन्होंने पहली क्लासेस ली हुई हैं उनको अच्छी तरीके से पता है कि हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो सबसे पहले आके ओरिएंटेशन क्लास देखो, भले 2x की स्पीड में देख लेना, लेकिन उससे आपको पता लगेगा कि करंट अफेयर्स की क्लासेस इतनी महत्वपूर्ण क्यों हैं और किस तरीके से हम इसको कवर करने वाले हैं। ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी ये सभी क्लासेस, और एट द एंड आपके एग्जाम की। अगर आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस 2027 के एग्जाम तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लासेस आपके लिए हैं। तो आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाकर ओरिएंटेशन क्लासेस को लो और इसके बाद आप फर्स्ट क्लास को लो, सेकंड को, थर्ड को, डायरेक्ट आप थर्ड क्लास को भी ले सकते हो। इसके बाद फर्स्ट एंड सेकंड को भी ना, जो बैकलॉग हो गया है उसको कवर कर लेना। अब हम बिना समय गवाए हुए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आती है हमारे यहाँ सामने, वो आती है आईटी रूल्स 2026। आपको पता होगा अगर कोई एक्ट होता है, कोई संविधान संशोधन होता है, कोई अधिनियम आता है, किसी रूल्स वगैरह या रेगुलेशंस में चेंजेस होते हैं, तो उससे क्वेश्चंस जरूर पूछता है यूपीएससी। अगर अच्छी न्यूज़ है तो प्रीलिम्स में पूछ लेगा, वरना मेंस में वो पूछता ही है, और वो एक मुद्दा बन जाता है, एक ज्वलंत मुद्दा बन जाता है। ठीक है, तो आईटी रूल्स आए हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वर्तमान की सबसे बड़ी जो चीज़ है। तो इंटरमीडिएटरी गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स 2026 में प्रस्तावित हुआ संशोधनों की आलोचना करता है। जो ये लेख है, जो न्यूज़ आई थी, वो इसकी आलोचना करता है। ठीक है, अब सबसे पहले अगर इसकी आलोचना तो हम देख ही लेंगे है, लेकिन ये आईटी जो गाइडलाइन जो एक्ट आया है उसमें क्या है वो पता होना चाहिए आपको। इसमें एक प्रावधान दिया गया है, सबसे विवादास्पद प्रावधान, जिसको कहते हैं 3 आवर रूल। 3 आवर रूल, ठीक है। मैं आपको 2 चीजें पढ़ा चुका हूं पहले, एक है सेफ हार्बर प्रोटेक्शन और एक है आपका चिलिंग इफेक्ट। चिलिंग इफेक्ट, अगर किसी ने क्लास नहीं देखी हो तो पहले सेकंड क्लास को देख लो, फिर फर्स्ट क्लास को देख लो, जिससे आपका जून से लेके मैं कवर कराने वाला हूं आपको एग्जाम तक के सभी न्यूज़ेस, और बिल्कुल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और जिसमें आपको हर एक पॉइंट क्लियरली पता लगेगा कि मेंस में किस सब्जेक्ट में या किस पेपर में इस कंटेंट को कैसे यूज करना है। ठीक है, अब ये 3 घंटे का रूल क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को सरकारी नोटिस मिलने के 180 मिनट 3 घंटे के भीतर अनलॉफुल कंटेंट को हटाना होगा। ठीक है, पहले क्या होता था, पहले ये सीमा 36 आवर की थी, यानी 36 घंटे की सीमा थी। इसमें क्या होता था, जैसे कोई कंटेंट है जिससे कि सरकार आहत हो रही है, सरकार को लगता है कि एक कंटेंट है जो कि लोगों पर भ्रामक या कोई गलत प्रभाव डालता है या कुछ भी सरकार के विरुद्ध है, तो क्या होता है, वो अनलॉफुल कंटेंट उसको मान के उनको नोटिस देती है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। प्लेटफॉर्म्स यानी जैसे कि इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, स्नैपचैट है, आपका टेलीग्राम है, और कई सारे जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है जैसे यूट्यूब है। ठीक है, तो सरकारी नोटिस मिलता तो उनको 180 मिनट के अंदर इसको हटाना पड़ेगा, अनलॉफुल कंटेंट को हटाना पड़ेगा। ठीक है, पहले कंटेंट रिमूवल की जो सीमा थी वो थी 36 घंटे, जिसे घटाकर 3 घंटे का प्रस्ताव। अब सरकार के इसमें अपने पक्ष हैं कि कोई कंटेंट 36 घंटे में हटेगा तो 36 घंटे में तो पूरे इंडिया में फैल ही जाएगा पहले से वो। ठीक है, तो इसको कम से कम समय में हम 3 घंटे में ला रहे हैं। अब इसके पक्ष भी हैं, विपक्ष भी हैं। अब इतनी कम समय सीमा में मेटा है, एक्स है, यूट्यूब है जैसे प्लेटफॉर्म करोड़ों पोस्टों की कानूनी समीक्षा नहीं कर पाएंगे। जैसे कि यूट्यूब से सरकार ने तो बोले इसको टेक डाउन कर दो, टेक डाउन कर दो मतलब उसको हटा दो, लेकिन यूट्यूब चेक करेगा कि क्या रियलिटी में ये किसी को हार्म कर रहा है, क्या किसी वायलेशन कर रहा है किसी भी रूल्स का। उसको चेक करने में 3 घंटे का समय है, वो बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, तो इसकी कानूनी समीक्षा, लीगल जो स्क्रूटिनी है वो हो ही नहीं पाएगी। जो कानूनी समीक्षा है, एक अच्छा वर्ड है कानूनी समीक्षा, इसको कीवर्ड की अपनी जो मैंने बोला था ना, डायरी बनाना एक। अगर आप पहली बार जुड़ रहे हो तो मैंने क्या बोला, सेकंड और फर्स्ट क्लास लो, सिर्फ 2 क्लासेस हुई हैं अभी, उनको जाके ले लो। मैंने बहुत सारी चीज़ें बता दी हैं उसमें, और अच्छे से आपका सीक्वेंस बनेगा इस चीज़ में। ठीक है, कानूनी समीक्षा एक अच्छा कीवर्ड है, इसको लिख लेना। परिणाम अब होगा क्या, कम टाइम बचा है तो होगा क्या, सेफ हार्बर प्रोटेक्शन बचाने के लिए एआई बेस्ड ऑटोमेटेड मॉडरेशन लाएंगे। सेफ हार्बर प्रोटेक्शन यानी खुद पर बात ना आए, इसलिए इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे जो प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वो क्या करेंगे, एआई बेस्ड ऑटोमेशन मॉडरेशन करेंगे, यानी एआई करेगा। पहले क्या कैसे थे, लोग बैठते थे, लीगल टीम बैठेगी, वो चेक करेगी इसको 36 घंटे, क्योंकि टाइम बहुत होता है। अब एआई ऑटोमेशन का यूज होगा। एआई ऑटोमेशन यानी यहाँ पे या लोगों की जगह एआई बैठेगा। अब एआई में दिक्कत ये है कि एआई सब कुछ नहीं जानता है। एआई बहुत कुछ जानता है लेकिन सब कुछ नहीं जानता है। एआई के लिए बहुत सारी चीज़ों में डिफरेंस करना बहुत कठिन होता है। जैसे 6, अगर आप इसके विपक्ष में बोलोगे और इसमें बोलोगे कि प्रॉब्लम ये है, सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला था, सॉल्यूशन आप तभी निकालोगे जब आप प्रॉब्लम को डिकोड कर पाओगे।
तो सॉल्यूशन से पहले प्रॉब्लम देखोगे, ये सटायर, व्यंग्य, ठीक है। एक अभी बहुत ज्यादा प्रचलन में एक वर्ड है सार्काज्म, ठीक है। सार्केज्म मुझे खुद समझ में नहीं आता था पहले 2 साल पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आया कि ये होता क्या है। सार्केस्टिक वे में बोलते हैं, ठीक है। जैसे मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कांग्रेस वाले बोल रहे हैं, तो ये क्या है, सार्केज्म है, ठीक है। आयरनी, व्यंग्य, पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म, रीजनल कॉन्टेक्स्ट, आयरनी, लोकल लैंग्वेज यूज एंड, ठीक है। अब इन चीजों को एआई नहीं समझ पाता है। वो बोलेगा कि देखो ये ऐसे बोल रहा है तो ये गलत ही होगा, हो सकता है वो सार्केस्टिक वे में बोल रहा हो, ठीक है। पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म में अगर सरकार का विरोध कर रहा है तो पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म ये चलता ही है, लेकिन एआई क्या सोचेगा, ये इसके खिलाफ बोल रहा है तो इसको हम टेक डाउन कर दें। तो एआई ऑटोमेशन से ये प्रॉब्लम्स होने वाली है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर 2026 में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है तो सरप्राइज मत होना। क्यों? मैं सभी के बारे में ये चीज नहीं बोलता, कुछ ही चीजों के बारे में बोलता हूँ। क्यों? आईटी रूल्स 2026 में ही आए हैं, ठीक है। इससे ओवर सेंसरशिप से जरूरत से अधिक कंटेंट रिमूवल का खतरा हो सकता है, ठीक है। अब ओवर सेंसरशिप होगी तो छोटा मोटा एक वर्ड भी किसी के खिलाफ बोल दिया या कोई भी वर्ड ऐसा हो गया जिसको एआई ऑटोमेशन को लगता है कि ये गलत है, तो पूरी पूरी वीडियो है जो पोस्ट है, पोस्ट वर्ड अच्छा होगा, ठीक है, इसमें वीडियो भी सम्मिलित होता है, तो उसको टेक डाउन कर दिया जाएगा। संशोधन का एक महत्वपूर्ण पहलू है कि इंडिपेंडेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को भी डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर जैसी रेगुलेटरी स्क्रूटिनी के दायरे में लाया जा सकता है। अब इसमें क्या है, पहले क्या होता था, जो जैसे कि मीडिया है, सोशल मीडिया है, ठीक है। ब्रॉडकास्टर्स हैं, ब्रॉडकास्टर्स का उनसे जो टीवी पर न्यूज़ चलाते हैं, जैसे न्यूज़ 24 है, आज तक है, एनडीटीवी है और टीवी 9 है, भारतवर्ष वगैरह बहुत सारी न्यूज़ है, बीबीसी वगैरह ही है। तो ये ब्रॉडकास्टर्स हैं बड़े लेवल पर। लेकिन जब जो इंडिपेंडेंट जो सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं उनको भी इनके अंडर अब इनको लाया जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, अगर मैं डायरेक्टली बोलूँ, सरकार दबाव बनाना चाहती है इनके ऊपर, जो इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर है उनके ऊपर, ठीक है। ये इनडायरेक्टली है, लेकिन आप बोल नहीं सकते, क्योंकि देखो सरकार के खिलाफ बोलोगे तो यूपीएससी मेंस में भी खत्म कर देगा आपका खेल, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे ऑर्डिनरी सिटीजन, जर्नलिस्ट, रिसर्चर्स, सिविक कमेंटेटर्स और चिलिंग इफेक्ट पड़ सकता है। चिलिंग इफेक्ट यानी अभिव्यक्ति की आज़ादी है वो कम हो सकती है। सरकार ने सहयोग पोर्टल नाम एक ऑटोमेटेड ग्रीवेंस कंटेंट रिमूवल मैकेनिज्म का भी प्रस्ताव रखा है कि हम एक पोर्टल का यूज करेंगे, सहयोग पोर्टल। सहयोग पोर्टल ये बताएगा कि ये कंटेंट हटाने लायक है या इसको जारी रखा जा सकता है। आलोचकों का तर्क क्या है, कंटेंट रिमूवल का निर्णय स्थानीय प्रशासनिक अधिकारियों या समितियों के वेब पर निर्भर होगा, तो फ्री स्पीच पर प्रभाव पड़ सकता है। 100% पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा। आपने एमएलए के खिलाफ कुछ बोला और उनको चेक कर रहे हैं, क्योंकि एमएलए के ही खास आदमी है, वही चेक करें, तो हटाएंगे। कलेक्टर हटाएगा तो कलेक्टर तो खुद एमएलए के पास जाता है अपना बॉक्स भरने, ठीक है। बोलना मत ये चीजें, लेकिन समझो इन चीजों को, ठीक है। अब डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन को वास्तविक खतरा है, लेकिन समाधान के रूप में केवल सेंसरशिप की बजाय। प्रॉब्लम सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी तो हो ही नहीं सकती ना। डीप फेक है, ये प्रॉब्लम ये थी। मिस इन्फॉर्मेशन प्रॉब्लम ये थी। खान सर ने एक बहुत अच्छी चीज बोली थी कि सरकार वो है कि अगर किसी हाथ में चोट लग गई है तो ये पैरों पर प्लास्टर कर देते हैं, ठीक है। सरकार वही काम करती है। जैसे कि टेलीग्राम बैन का आपने सुना होगा, टेलीग्राम बैन प्रॉब्लम थी, आप पेपर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे हो तरीके से। टेलीग्राम में तो कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं, टेलीग्राम तो यूज होगा, आप टेलीग्राम पे नहीं होता, इंस्टाग्राम पे कर देगा कोई, और कई सारे प्लेटफॉर्म से, स्नैपचैट पे कर देगा, अगर किसी को करना ही होगा तो। आपको प्रॉब्लम जड़ से पकड़नी थी, आप पकड़ रहे हो और कोई चीज है, तो सरकार वही काम कर रही है। अब प्रॉब्लम क्या थी, डीप फेक्स थी, मिस इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ पे होना चाहिए ट्रांसपेरेंसी, डिजिटल लिटरेसी, जुडिशियल ओवरसाइट है, यानी न्यायिक निगरानी, बहुत अच्छा कीवर्ड है, इसको लिखना, और उचित प्रक्रिया। फेक न्यूज को निकालने के लिए एक ऑटोमेशन होना था। जैसे सहयोग पोर्टल है, ये सिर्फ इसलिए नहीं है कि लोगों को बातों को दबा जाए, ये इसलिए यूज करना था कि फेक न्यूज को ट्रुथ में बदला जाए। यानी जैसे अगर आपने पता होगा, आपको लल्लन टॉप चलाता था पहले, एक लल्लन टॉप, पता नहीं अभी चलाता है कि नहीं, देखा था, अब मैं नहीं देखता, पहले देखता था लल्लन टॉप को, कि वो चेक करते थे, फैक्ट बेस्ड, फैक्ट चेक बोलते हैं उसको, फैक्ट चेक, कि क्या ये वीडियो में जो बताया जा रहा है, जो पोस्ट में बताया जा रहा है, क्या वो रियल है, उसके सोर्सेज देखे जाते थे, तो उसमें रियल और फैक्ट का अंतर पता लग जाता था। तो इसी तरीके से पोर्टल चलाया जा सकता है, सहयोग पोर्टल नाम से। तो ये आप अपने कुछ समाधान है, अगर वो आप क्वेश्चन आता है तो आप उसमें आंसर में लिख सकते हैं। सेकंड बहुत अच्छा
ये न्यूज़ नहीं थी, पूरा का पूरा आर्टिकल था, अच्छा सा एडिटोरियल बोल सकते हैं आप। भारत की पश्चिम एशिया नीति, पश्चिम एशिया आपको पता ही है कि पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, नहीं पता है तो आपके लिए होमवर्क देता हूँ, जाके चेक करना, सिर्फ गूगल पे सर्च करना पश्चिम एशिया में कौन कौन से देश आते हैं, वो देशों के नाम बताएगा। आप अपनी एटलस को उठाना, एटलस तो जानते हो ना, मैप्स को उठाना, मैप को उठाओगे और उसमें टिक कर देना कि हाँ ये वेस्ट एशिया में आता है। अब हो क्या रहा है, चल युद्ध रहा है, सबको पता है, प्रॉब्लम चल रही है अमेरिका ईरान वगैरह, आपको सब पता होगा, लेकिन आपको आंतरिक पर्सपेक्टिव से, और ये जो आर्टिकल है, जो एडिटोरियल है, ये फिल्म्स में तो हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैं बता दूंगा, जैसे गल्फ कंट्रीज कौन कौन सी हैं ये पूछ लेगा, लेकिन आपसे पूछ सकता है इंटरव्यू में भी। ये पहला मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इंटरव्यू के लिए भी तैयार रखो इसको, और आपके मेंस के लिए भी, कि मेंस के लिए भी आपको संतुलित जो चीजें हैं वो कैसे रखोगे। जैसे आप में से मैक्सिमम जो स्टूडेंट्स होंगे वो उनका झुकाव होगा ही, और एक यूपीएससी एस्पिरेंट होने के नाते आपका झुकाव कहीं भी नहीं होना चाहिए। आपका झुकाव होना चाहिए खुद के देश के प्रति, ना कि अन्य किसी देश के प्रति नहीं। ना मैं इजराइल को मानूंगा ना ईरान को मानूंगा, मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर आप आइडेंटिटी को किसी विदेशी देशों से जोड़ रहे हो तो बहुत ज़्यादा गलत है, और आप अपने देश के ही खिलाफ हो, ठीक है। अगर आप बोल रहे हो कि मैं ईरान का समर्थक हूँ, तब भी आप अपने देश के खिलाफ हो। अगर आप बोल रहे हो मैं इजराइल के साथ हूँ, तब भी मैं देश के खिलाफ हूँ, यानी किसी का साथ आपको देना ही नहीं। आपका जो, आपको न्यूट्रल रहना है इस मामले में, जहाँ बात देश की हो, भारत देश की, मैं भारत के साथ हूँ, मामला चाहे कोई भी हो, ठीक है। ऐसी चलती क्या डिप्लोमेसी इसी तरीके से काम करती है, ठीक है। अब भारत को वेस्ट एशिया के में किसी एक पक्ष के साथ पूरी तरह जुड़ना नहीं चाहिए। अब मैं इसके आपको फैक्ट बताऊंगा क्यों नहीं जुड़ना चाहिए, क्यों हमको न्यूट्रल रहना चाहिए, बल्कि संतुलित, लचीली और बहुआयामी नीति अपनानी चाहिए। क्यों अपनानी चाहिए? भारत के लिए वेस्ट एशिया है वो इम्पोर्टेंट क्यों है? फर्स्ट है, हमारे लिए इजराइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी महत्वपूर्ण या उसकी महत्वता को कोई नकार ही नहीं सकता। गल्फ कंट्रीज हैं, ठीक है। अब गल्फ कंट्रीज में कौन कौन आता है, ये आपके लिए होमवर्क है, कौन कौन आता है, ठीक है। तीसरा है ईरान, ईरान भी हमारे लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब क्यों जरूरी है इसराइल? सुरक्षा के मामले में वो हमको सुरक्षा साझेदार मानता है, डिफेंस टेक्नोलॉजी हमको देता है, हम उस पर निर्भर हैं आज भी, इंटेलिजेंस कोऑपरेशन होता है रॉ और मोसाद का, ठीक है। गल्फ कंट्रीज पर हम क्यों डिपेंडेंट है? ऑयल और गैस के लिए, रेमिटेंस के लिए, विप्रेषण, इन्वेस्टमेंट, यहाँ से इन्वेस्टमेंट आता है इंडिया में, इंडियन डायस्पोरा यानी भारतीय डायस्पोरा, ठीक है। ईरान पर क्यों हम निर्भर हैं? हम है चाबहार पोर्ट, क्योंकि चाबहार पोर्ट सिर्फ ये नहीं है कि आपको वो आपको यूरोप से जोड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि आप ईरान तक पहुंच रहे हो। अब ईरान के सारे आप चाबहार पोर्ट को अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो सेंट्रल एशिया तक कनेक्टिविटी आपको प्रदान करता है। और आईएनएसटीसी यही संबंधित था मध्य एशिया तक पहुंचने का। कैसे था? वो चाबहार पोर्ट से ही निकल के चला जाएगा। अब स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफी भी उसी की, ईरान की बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है यहाँ पर। आपको पता होगा हाल ही में भारतीय जो शिप्स थे, इंडियन शिप्स, उन पर हमला हुआ था। तो क्यों हुआ है? क्योंकि वो लोकेशन बहुत स्ट्रेटेजिक है। अब इंडिया क्या करेगा? किसी भी मामले में आपका साथ हमेशा इंडिया के साथ होना चाहिए, ठीक है। भारत के साथ कुछ भी हो, गलत हो, सलत हो, कुछ भी हो, हम इंडिया के साथ रहें। अब इजराइल भारत के लिए रक्षा खरीद करता है, आतंकवाद में हम साथ में काम करते हैं, इंटेलिजेंस शेयर करते हैं, रॉ और मोसाड एडवांस टेक्नोलॉजी का महत्वपूर्ण साझेदार है। ये इंपोर्टेंस है किसके लिए? इजराइल के लिए। गल्फ रीजन मैंने आपको बता ही दिया है। सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों भारत के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? दोनों की क्षेत्रीय प्राथमिकता अलग है, यहाँ से हमको ऑयल गैसेस वगैरह मिलते हैं और रणनीतिक दृष्टिकोण भी अलग है। अब ईरान का मैंने बता दिया क्यों इंपोर्टेंट है। अब वेस्ट एशिया की वर्तमान अस्थिरता कई परत पर जुड़े संकटों से बनी है। संकट कौन कौन से हैं? गाजा क्राइसिस है, ये मानवीय क्राइसिस बोल सकते हैं आप इसको, इंफ्रास्ट्रक्चर क्राइसिस बोल सकते हैं। यूएस ईरान टेंशंस बहुत बड़ा संकट है। लेबनान की सिचुएशन है वो मैरीटाइम रूट डिसरप्शन, ऑयल नहीं आ पा रहा है, गैस नहीं नहीं पा रही है, तो महंगा क्यों हो रहा है पेट्रोल? इसी वजह से। अब भारत ने कई मामलों में सार्वजनिक रूप से अधिक बयान देने के बजाय एक्सेस एंड एंगेजमेंट की नीति अपनाई है। ये कीवर्ड आपको लिखना ही है भाई, बहनों और भाइयों और बहनों दोनों, एक्सेस एंड एंगेजमेंट, ये कीवर्ड आपको यूज करना है कि नीति अपनाई है, ताकि सभी पक्षों के साथ संवाद बना थे। कि भारत, अगर आपसे पूछे कि सरकार क्या अच्छा कर रही है, तो आप बोलो कि सरकार एक्सेस एंड एंगेजमेंट की नीति अपना रही है। तो कंक्लूजन कितना शानदार होगा। आप, और आपसे अगर समाधान में पूछे तो हो सकता है आप लिख सकते हो कि भारत को एक्सेस एंड एंगेजमेंट की नीति अपनानी चाहिए, जो कि वर्तमान में भारत अपना भी रहा है, ठीक है।
बहुत अच्छा एक पॉइंट है, पॉइंट बन गया, आपका कंक्लूजन बन गया। ठीक है, अब निबंध में यूज कर सकते हो, अगर आपने उसको वेस्ट एशिया तक कनेक्ट कर दिया तो इसका भी यूज आप कर सकते हो। अब वेस्ट एशिया में संकट का भारत पर सीधा प्रभाव क्या पड़ता है, मैंने पढ़ा चुका हूँ फर्स्ट एंड सेकंड क्लास में। ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, फर्टिलाइजर इंपोर्टेंट बढ़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होगा, रुपए की स्टेबिलिटी कम होगी, स्टेबिलिटी कम होगी, ओवरसीज इंडियन की सुरक्षा होगी, यानी जो बाहर लोग रह रहे हैं इंडिया के उनकी सुरक्षा। अब भारत की सफलता किस बात पर निर्भर करेगी, भाई अच्छी अच्छी चीज़ है। अब एक इम्पोर्टेंट आर्टिकल आया था, मुझे लगता नहीं यहाँ से क्वेश्चन आएगा, लेकिन नॉलेज हो तो अच्छी बात है। प्रीलिम्स में तो मुश्किल है, मेंस में बोल नहीं सकता मैं, लेकिन नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में है तो थोड़ी बहुत आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस, जो कि बायोलॉजी से जिन्होंने 12वीं क्लास की होगी उनको इस चीज़ की नॉलेज पक्का होगा। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस का अर्थ क्या होता है, आपको इसका बेसिक आइडिया पता होना चाहिए कि पूरी दुनिया को काला सफ़ेद देखना नहीं। ऐसा नहीं है कि जो कलर ब्लाइंड होते हैं उनको पूरी दुनिया काली या सफ़ेद ही दिखाई देती है, ब्लैक एंड वाइट दिखता है, ऐसा नहीं है। होता क्या है, जो कलर ब्लाइंड होते हैं, एक होते हैं ब्लाइंड, ब्लाइंड होते हैं मतलब उनको कुछ दिखता ही नहीं, उनको सिर्फ काला दिखता है, यानी पूरा अंधेरा, यानी कालापन दिखता है पूरा। ठीक है, या कालापन भी नहीं बोल सकते। अब हम मतलब हम सोच नहीं सकते कि उनको कैसा दिखता होगा, अंधेरा मान सकते हो आप, बिल्कुल काला, ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल। ठीक है, वाइट नहीं बोल सकते। अब कलर ब्लाइंडनेस क्या होती है कि कभी कभी क्या होता है, लोगों को दो कलर में अंतर पता नहीं चलता है, जैसे कि रेड कलर साथ में रखा है और येलो कलर साथ में रखा है तो उनको अंतर दिखेगा ही नहीं, क्योंकि आंखों में कुछ प्रॉब्लम होती है और कुछ बीमारी होती है, उसकी वजह से दोनों कलरों में डिफरेंस करने में बहुत कठिनाई होती है। ठीक है, अब भारत में विभिन्न अध्ययनों के अनुसार कितना है, लगभग 8% पुरुष और 0.5% महिलाएं कलर ब्लाइंडनेस से प्रभावित हैं। अनुमानत क्या क्या है, 7 करोड़ भारतीय इससे प्रभावित हो सकते हैं। 7 करोड़ लोग बहुत होते हैं। सबसे सामान्य प्रकार क्या है, रेड ग्रीन कलर ब्लाइंडनेस होती है, कि रेड और ग्रीन में दोनों में डिफरेंस समझ में नहीं आता है। अब किसके कारण होता है, एक्स क्रोमोसोम पर स्थित जीन म्यूटेशन, यानी जीन म्यूटेशन के कारण होता है। और जीन म्यूटेशन क्या होता है, आप साइंस एंड टेक, आप तो जब बायोटेक्नोलॉजी पढ़ोगे टीचर से तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्रोमोसोम क्या है, जीन क्या है। सिंपल सी चीज समझो, आपने बेसिक तो पढ़ा होगा कि पुरुषों में एक्स वाई गुणसूत्र होता है, महिलाओं में एक्स एक्स होता है। ठीक है, अब ये किस पे स्थित होता है, ये होता है आपके एक्स क्रोमोसोम पे। अब एक्स का एक्स से मिलाप हुआ तो एक्स एक्स बनेगा, यानी महिला बन जाएगी। एक्स का वाई से होगा तो एक्स वाई यानी पुरुष बन जाएगा। ठीक है, तो अगर म्यूटेशन इससे होता है, ये इसका वाई ले लेगा, इसका एक्स ले लेगा तो बच जाएगा। तो इसी तरीके से अगर इसको लिंक करके देखें, अगर आपने मेंडल के नियम पढ़े हैं, ठीक है, तो आपको इसका बेसिक आइडिया लग रहा होगा तो होगा क्या कि हो सकता है किसी को प्रॉब्लम हो ये। अब मुख्य बात जो मुझे बतानी जो वो ये है कि ये बढ़ती जाती है बीमारी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती जाती है। हो सकता है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ जाए, हो सकता है रुक भी जाए। जैसे किसी का एक सिंगल क्या हो, एक बच्चा हो, बच्चा क्या हो, पुरुष हो या महिला कोई भी हो, वो एक्स म्यूटेशन हुई नहीं, वो वाई म्यूटेशन इसका ले लिया उसने, क्या क्रोमोसोम, और इसका एक्स ले लिया, तो एक्स वाई एक लड़का हुआ, एक्स वाई लड़का ही तो होगा, लड़का हुआ, उस पर तो आई नहीं ये स्थिति, क्योंकि एक्स क्रोमोसोम पर जिसमें म्यूटेशन पर ये जीन म्यूटेशन था, यानी जिस पर बीमारी थी वो कनेक्ट ही नहीं हुआ, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो लड़का हुआ वो स्वस्थ हुआ, उसको कलर ब्लाइंडनेस है ही नहीं। तो आपको बस बेसिक आइडिया ये होना चाहिए, अंदर डीप में मत जाना, जिस दिन बायोटेक्नोलॉजी पढ़ लोगे समझ में पूरा आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, बस एवढो पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ सकता है और रुक भी सकता है, जरूरी नहीं है कि पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ेगा ही। अब ये आपसे बोल दे कि फिल्म में आके अनिवार्य है, ठीक है, अनिवार्य नहीं है पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ना। ठीक है, अब कलर ब्लाइंडनेस के मामलों में क्या होता है, ये जन्मजात होती है, ऐसा नहीं कि बीच में हो गई। अधिकांश मामलों में जन्मजात होती है, ऐसा नहीं है कि सभी मामलों में जन्मजात होगी, अधिकांश मामलों में। अब कलर ब्लाइंडनेस में केवल जेनेटिक कारणों से नहीं होती, कुछ अन्य कारणों से होती है, कि डायबिटीज मेलिटस, ग्लाइकोमा, कैटरेक्ट, रेटिनल डिसीज, ऑप्टिक नर्व डिसऑर्डर, ब्रेन इंजरी, एजिंग, उम्र बढ़ने से, कुछ ऐसी दवाएं खा ली जिससे ये प्रॉब्लम हो गई। अचानक कलर विजन में परिवर्तन किसी गंभीर न्यूरोलॉजिकल या आई डिसीज का संकेत हो सकता है। दैनिक जीवन में समस्याएं क्या होती हैं, जो ट्रैफिक लाइट है उसको पहचानने में गलती, कलर कोडेड मैप चार्ट समझने में दिक्कत, एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी दिक्कत होती है, फ्रूट्स पहचानने में समस्या होती है, और कलर सिग्नल्स की गलत व्याख्या होती है। अब जो प्रॉब्लम था वो यहाँ पे है, खत्म। बस आपको यही समझना था कि प्रॉब्लम है क्या, और बस पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ती है, क्या क्या कारण होते हैं, इससे क्या क्या होता है, बस। अब भारत में स्वास्थ्य खर्च की तस्वीर, स्वास्थ्य खर्च क्या होता है,
हम हेल्थ पर कितना खर्च करते हैं। अब इसमें बात की गई है एक पर्सन या एक फैमिली कितना खर्च करती है और एक हमारी सरकार कितना खर्च कर रही है। आपके लिए जीएस टू का स्वास्थ्य टॉपिक, यानी आपका जीएस2 का सोशल जस्टिस टॉपिक और इंडियन सोसाइटी का टॉपिक और आपका जीएस3 का इंडियन इकोनॉमी का पार्ट, तीनों इंपोर्टेंट है इसके लिए। अब कैसे, एनएसजी का एस्टिमेट्स 2022-23 क्या था, सबसे बड़ा बोझ अभी भी हाउस होल्ड पर क्या है, स्वास्थ्य खर्च है, यानी आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कितना, ओओपी कितना है, और करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर सीएचई का लगभग 49% है। 49.9% हम किस पे खर्च कर रहे हैं, अपने स्वास्थ्य पे खर्च कर रहे हैं। अब अगर हम गवर्नमेंट के हेल्थ एक्सपेंडिचर की बात करें, या आप डेटा को यूज करना पेपर में, कैसे कि 2013-14 में हम खर्च कर देते जीडीपी का कितना स्वास्थ्य विभाग में, तो वो कर देते हम 1.15%, अब करते हैं 1.43%, लेकिन ये बहुत ज़्यादा कम है। WHO की सिफारिश कितनी है, जीडीपी का 5% खर्च होना चाहिए सार्वजनिक स्वास्थ्य पर, लेकिन हम खर्च कर कितना रहे हैं, 1.43, क्योंकि बाकी तो करप्शन में खा गए नेता लोग, पैसा बचेगा कहाँ। तो हम ये फेल हो चुके हैं इस मामले में। तो ठीक है, बोलोगे नहीं फेल हो चुके हो, आप बोलोगे समाधान में कि हमको जीडीपी के 5% तक ले जाना चाहिए इस चीज़ को। ठीक है, अब नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 का लक्ष्य था कि जीडीपी का 2.5%, 2017 का लक्ष्य था। 2026 में भी हालत हमारी खराब हुई है कि हम अभी भी इतना ही कर रहे हैं, बस 1.5% के आसपास। अब कोविड के दौरान क्या हुआ था, सार्वजनिक जो व्यय था लोगों ने बढ़ाया, सरकार ने बढ़ाया, लेकिन टिकाऊ क्यों नहीं रहा। कोरोना खत्म, सबने हेल्थ पर जो इन्वेस्टमेंट था वो या खर्च था उसको कम करना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम पे 41.1% हो गया था, अब वो घटकर 335.6 हो गया है। ठीक है, करंट हेल्थ एक्सपेंडिचर सीएचसी कितना है हमारा 2022-23 में, अगर हम देखें तो 7.67 लाख करोड़। ठीक है, अब राज्यों का योगदान कितना, 63% से अधिक, केंद्र का लगभग 36%। ठीक है, अब पॉइंट आपके लिए क्या है, सबसे पहले तो देखो ये डेटा देखो, WHO की सिफारिश कितनी है, 5% की है, हम कितना कर रहे हैं, ये कितना कर रहे हैं। कोविड-19 के दौरान डेटा इतना था, एग्जैक्ट डेटा हम कितना खर्च कर रहे हैं वो ये है, ये जीडीपी का और जीडीपी के सापेक्ष है, और ये आपका एग्जैक्ट फिगर है। ठीक है, हम कितना खर्च कर रहे हैं, 49.9 हमको खर्च करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य सेवा अभी भी काफ़ी हद तक प्राइवेटाइज्ड है। अब प्राइवेटाइज्ड का मतलब क्या होता है, निजी क्षेत्र पर हम ज़्यादातर क्या है अभी भी निर्भर हैं। अब उससे होता क्या है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वो लाभ के मुनाफे के आधार पर चलते हैं, क्योंकि प्राइवेट का मतलब ही क्या, मुनाफे का आधार। तो महंगी है स्वास्थ्य, अभी भी जो स्वास्थ्य सेवाएं वो महंगी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स का हिस्सा केवल कितना है, 16.73%। अब सरकार क्या कर रही है, जैसे पीएम जय योजना आई, पीएम जय योजना क्या है, जन औषधि योजना, आपको पता होगा शहरों में और जो कस्बे हैं वहाँ पर मेडिकल होते हैं, उन्हीं मेडिकल्स की तरह एक कॉन्सेप्ट लाया गया है जिसमें मेडिकल्स ओपन किए जाते हैं, जिसका नाम ही होता है प्रधानमंत्री जन औषधालय। जन औषधालय नाम उसका होता है। वहाँ पे बहुत सस्ती दवाएं मिलती हैं, नहीं, और ये रियलिटी में सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। अगर इस न्यूज़ को मैं साइड में रख दूँ, अगर मैं खुद बताऊँ तो रियलिटी में मैंने खुद वहाँ से परचेज की हैं दवाइयाँ, और बहुत सस्ती मिलती हैं और बहुत अच्छी दवाइयाँ मिलती हैं। ठीक है, तो जो चीज़ आपको 20-30 रुपए की मिलती थी सिंपल जो प्राइवेट मेडिकल हैं, वहाँ पर आपको हो सकता है 10 रुपए में भी मिल जाए। बहुत सस्ती दवाइयाँ हैं वहाँ पे, आप जाके चेक कर सकते हो। अगर आप एक अच्छे से शहर में रह रहे हो तो आपके पास पीएम जन औषधि केंद्र जरूर होगा, और अगर आपको मौका लगे तो हमेशा प्राइवेट मेडिकल की बजाय वहाँ से लिया करो, जिससे आपका थोड़ा सा पैसे की बचत। ठीक है, प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस का हिस्सा भी ज़्यादा है। अभी प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस 9.2% है। सरकारी जो बीमा व्यय होता है उससे लगभग 3 गुना अधिक है, यानी अभी भी हम बीमा के अंदर नहीं ले पा रहे हैं। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, ये चल रही हैं योजनाएं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, हमको इतना खर्च करना पड़ रहा है हेल्थ पर कि मेडिकल पॉवर्टी आ चुकी है हम पर। मेडिकल पॉवर्टी यानी हमारे पास इतना पैसा ही नहीं है कि हम उसकी बीमारी को सही कर सकें। कर्ज में डूब जाते हैं लोग, और हेल्थ केयर इनइक्विटी है, यानी असमानता है स्वास्थ्य मामले में। कुछ लोग पैसे वाले हैं तो उनको मिल जाती सुविधा, गरीब लोग मर जाता है, खत्म। एनएच के अनुसार प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का खर्च केवल कितना, 8.8%। अब प्रिवेंटिव क्या होता है, दो चीज़ें होती हैं। जैसे आपको बुखार आया, आप डॉक्टर के पास गए, आपका खर्चा हो गया 1500 रुपये। ठीक है, आपने ये जो खर्च किया वो किया ट्रीटमेंट पर, डिसीज की ट्रीटमेंट पर। लेकिन अगर आप प्रिवेंशन हेल्थ केयर करते हो, यानी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर करते हो, मतलब आप ऐसी व्यवस्था करते हो या अपने शरीर को इतना स्वस्थ रखते हो कि आपको बुखार आ ही नहीं। ठीक है, आप पहले से फ्रूट्स खाते हो, आप
शरीर को स्वस्थ रखते हो, एक्सरसाइज करते हो, रनिंग करते हो, और सारी चीज़ें जो हेल्दी लाइफ है उसको जीते हो, उस पर खर्च करते हो, तो उसको बोलते हैं प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। यानी बीमारी आने से पहले ही हम बीमारी आने ही नहीं देंगे। और सेकंड होता है ट्रीटमेंट हेल्थ केयर, यानी ट्रीटमेंट करवाना ही है। आपको बुखार आ चुका है तो आपको अब बीमारी सही करवानी पड़ेगी, ठीक है। तो अभी हम 8.88% करना है, जिसको जितना मैक्सिमम कर सकते हैं उतना मैक्सिमम हमको उसमें करना चाहिए। सरकार को भी करनी चाहिए और एक एज अ इंडिविजुअल भी करना चाहिए, ठीक है। हमको तैयार नहीं रहना चाहिए कि बुखार आएगा सब बीमारी सही करवाएंगे। और आपको पता होगा आपकी फैमिली में बहुत सारे पर्सन ऐसे होंगे, छोटी मोटी बीमारी हो जाती है तो उसको धकेलते हैं आगे की ओर। सच सच बताना कौन कौन है, सच बताना किस किस की फैमिली में ऐसे लोग या किस किस के मम्मी पापा चाचा चाची, मतलब जिसमें कोई भी होगा, वो ढकेलते हैं आगे की ओर, अरे बाद में करवा लेंगे। उससे होता क्या है, वो बीमारी बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, बढ़ती रहती है, और एक टाइम पर इतनी हो जाती है कि अगर आप उस टाइम पर उसको रोक लेते तो खर्चा भी कम होता, आपका शरीर भी सही होता। लेकिन अब पैसा ज़्यादा खर्च भी हो रहा है और चीज़ें संभल भी नहीं रही हैं। अब ओबी के उच्च स्तर के प्रमुख दुष्परिणाम क्या है, लोगों पर आर्थिक बोझ है, इनडेप्थनेस है, जो मैंने आपको बता दिया। मुख्य संदेश क्या है, ये आपकी प्रीलिम्स आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेना। सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय अभी भी कम है, ओ भी बहुत ऊंचा है, यानी खर्च बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। निजीकरण और निजी बीमा पर निर्भरता अधिक है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की उपेक्षा है। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर यानी हम पहले से तैयार ही नहीं रह रहे हैं बीमारी के प्रति। जैसे ब्लड शुगर है, बीपी, ब्लड शुगर है और ब्लड प्रेशर है, इन पर हम काम ही नहीं करते हैं पहले से। पहले उल्टा सीधा कुछ भी खाएंगे, हेल्दी लाइफ नहीं जिएंगे, और जैसे बीमारी हो जाती है फिर हम पूरी चीज़ें करेंगे, पहले से कर लो, ठीक है। सेकंड है, तीसरा है चंद्रयान 2 पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आई है। साइंस एंड टेक GS3 का पार्ट है मेंस का। 6 वर्ष बाद भी क्या हो रहा है, चंद्रयान 2 से महत्वपूर्ण डेटा हमको मिल रहा है। महत्वपूर्ण डेटा मिल रहा है, किसके थ्रू मिल रहा है, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी PRL अहमदाबाद के वैज्ञानिकों ने क्या किया, चंद्रयान 2 की डुअल फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक अपर्चर रडार DFSAR के डेटा का विश्लेषण किया। अब डेटा मिला क्या, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो आपको पता होगा कि किस सतह पर गया था, साउथ पोल पर गया था। साउथ पोल इंपॉर्टेंट क्यों था, अगर आपको उस टाइम पे नॉलेज होगी, क्योंकि वो हमेशा अंधेरे में रहता है, वो पोल वहां पे कभी उजाला होता ही नहीं, हमेशा अंधेरा रहता है। अध्ययन में क्या मिला, लूनर साउथ पोलर रीजन में उप सतही सब सरफेस पर जल बर्फ की संभावित उपस्थिति के संकेत मिले हैं, यानी हमको बर्फ मिल गई है। शोध का फोकस क्या था, डाउली शैडो क्रिएटर्स। क्रिएटर्स क्या होते हैं, क्षुद्र ग्रह होते हैं आकाश गंगा में, वो जब किसी ग्रह पर उपग्रह पर गिरते हैं तो गड्ढे कर देते हैं। जैसे कि महाराष्ट्र की लोनार झील है, लोनार झील है, ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार PCS एग्जाम्स में। लोनार झील किसका एग्जाम्पल है, आपका क्रेटर झील है, ठीक है। लोनार झील कहाँ पे है, महाराष्ट्र। और बुलडाना नाम है कुछ ऐसा, बुलडाना झील इसी को बोलते हैं शायद, ठीक है, देख लेना एक बार। परमानेंटली शैडोड रीजन्स, परमानेंटली यानी हमेशा वहां पे अंधेरा रहता है। अब PSR ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य का प्रकाश लगभग कभी नहीं पहुंचता है, वहां अत्यंत कम तापमान बना रहता है, यहाँ पे हमको बर्फ मिली है। अब इन क्षेत्रों का तापमान कितना होता है वो इंपॉर्टेंट है, नॉलेज होना चाहिए इस चीज़ की, ठीक है। इंटरव्यू में आ जाए, मेंस में लिखने के लिए कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाए तो -248 या -248 डिग्री सेल्सियस पूछ रहे हो, जमा देने वाली ठंड, बहुत ठंडा मौसम रहता है। वैज्ञानिकों ने क्या किया है, एडवांस रडार पोलरीमेट्रिक एनालिसिस का उपयोग करके 4 डबली शैडोड क्रेटर्स के नीचे ऐसे रडार सिग्नेचर्स पहचाने जो सब सरफेस आइस की उपस्थिति का संकेत देते हैं, यानी ऐसे संकेत मिले हैं कि हमको बर्फ मिल चुकी है। अब सब कुछ जो चीज़ें समझनी थी वो समझ ली। बर्फ मिलने से फायदा क्या होगा, पीने का पानी मिल जाएगा, क्योंकि H2O में O भी होता है तो हमको ऑक्सीजन मिल जाएगी, O2 मिल जाएगा। H2 यानी हाइड्रोजन फ्यूल निर्माण होगा, ठीक है, फ्यूल भी मिल जाएगा। और लॉन्ग टर्म लूनर हैबिटेशन यानी दीर्घकालिक चंद्र आवास, वहां पर लोगों के रहने की अवस्थिति बन सकती है। अब DFSAR की विशेषता क्या होती है ये मैंने लिख दी है यहाँ पे। अब सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, न्यायाधीशों की संख्या 34 से बढ़ाकर 38 कर दी है, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपोर्टेंट है ये, बहुत इंपोर्टेंट है। और ये पॉइंट सुप्रीम कोर्ट से अगर क्वेश्चन आएगा, जुडिशरी से क्वेश्चन आएगा तो वहां पे आप लिख ही सकते हो।
2026 में अगर मौका हो गया तो मैं आपको खुद बता दूंगा कि देखो ये पॉइंट यहाँ पे लिख सकते थे। तो इसको अच्छे से याद कर लेना, और क्यों इंपोर्टेंट है वो एक एक मैं फैक्ट बताता हूँ। GS2 में कैसे क्वेश्चन आएगा और आपको लिखना कैसे है। राष्ट्रपति ने 17 मई 2026 को अध्यादेश जारी किया और 34 से बढ़ा के 38 कर दिए। बहुत सिंपल सा पॉइंट है, बेसिक मैंने बता दिया। केंद्र सरकार का फर्क क्या है, 4 एक्स्ट्रा हो जाएंगे तो काम आसान हो जाएगा। जो डिले हैं यानी जो विलंबित केसेस हैं वो तेजी से होने लगेंगे। स्पीडी जस्टिस एक कीवर्ड है, इसको लिख लेना, स्पीडी जस्टिस यानी तेजी से। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रेड क्या बोलता है, ये ग्रेड क्या है, एक आपको डेटा देता है। सुप्रीम कोर्ट में लगभग 93,966 क्या है मामले लंबित हैं। ये डेटा आपको पता होना चाहिए, इसको रट लेना। मैं हर किसी डेटा के लिए नहीं बोलता, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको रट लेना। विशेषज्ञों का प्रमुख तर्क क्या है, केवल जजेस की संख्या बढ़ाने से पेंडेंसी की समस्या हल नहीं होगी। समस्या का प्रमुख कारण है स्पेशल लीव पिटिशंस, SLPs। अब यहाँ पे SLP समझना इंपोर्टेंट है। अब इसने बोल दिया केसेस पेंडिंग है, जजेस की संख्या बढ़ाने, सिर्फ जजेस की संख्या बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, प्रभाव पड़ेगा लेकिन सिर्फ इससे कुछ नहीं होने वाला, नाम मात्र का प्रभाव पड़ेगा। क्या हो जाएगा 4 जजेस बढ़ाने से, मामले 93,966 हैं। प्रॉब्लम है SLP। अब SLP होता क्या, SLP आर्टिकल 136 के अंडर आता है, यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंट, इसको पढ़ के आना, लक्ष्मीकांत पढ़ना अच्छे से इसको जाके, ठीक है। होता क्या है आपको पता होगा, जैसे मैंने कोई केस किया लोअर कोर्ट में, वहां से मैं केस हार गया, फिर मैं हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट से केस हार गया, फिर मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया, उसी को बोलते हैं SLP, ठीक है। तो स्पेशल लीव पिटिशंस, ठीक है, इसको SLP बोलते हैं। अब होता क्या है, संविधान निर्माताओं ने अपवाद स्वरूप के रूप में सोचा था, लेकिन अब हर कोई व्यक्ति इसको यूज करने लगा है। अब वर्तमान सुप्रीम कोर्ट में है क्या, जितने सारे केसेस हैं वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के केसेस है ही नहीं, वो SLPs की केसेस हैं। यानी हाई कोर्ट की से जो केस हार जाता है वो सुप्रीम कोर्ट चला जाता है। प्रॉब्लम यहाँ ज्यादा हो रही है, यानी ये इसका गलत यूज हो रहा है SLPs का, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट के डॉकेट का बड़ा हिस्सा SLPs से भरा हुआ है। SLP समझ गए, यानी केस बढ़ता जाता है ऐसे करके, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाता है। इस वजह से क्या होता है, जो केस 2 साल में ही खत्म हो गया था उसको खींचते खींचते 10 साल में कर रहे हैं, ठीक है। छोटे वाले कोर्ट में आ गया, फिर मैं हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में आ गया, मैं सुप्रीम कोर्ट चला गया। अब दोनों बेसिसों का मत क्या है, सुप्रीम कोर्ट को केवल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनाकर सीमित नहीं कह सकता। सिर्फ इनको ये नहीं बोलना कि सुप्रीम संविधान से संबंधित ध्यान रखो, आपको जो बेसिक जो केसेस हो रहे हैं जो SLP उनको भी संभालना पड़ेगा। देश की फाइनल कोर्ट ऑफ अपील भी है ये जो है, लेकिन इनको ध्यान दिलाना पड़ेगा। अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट में बेंच कम लगती हैं, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो बड़े बड़े जजमेंट हैं सिर्फ वही देते हैं कि अभी संविधान में ये हो रहा है, देश को ये करना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए। बड़े बड़े केसेस आपको छोटे केसेस भी देखने पड़ेंगे, क्योंकि SLPs संविधान में दी हुई है। या तो इसको हटा दो या इस पर काम करो। कानूनी प्रश्न क्या है, इसमें को लार्जर बेंचेस द्वारा सुना जाना चाहिए। जो महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न होते हैं, जैसे कि मान लो संविधान संशोधन संबंधित कोई आ गया, कि संविधान संशोधन जैसे, या राष्ट्रीय आपातकाल, या आपके UAPA इंपोर्टेंट अधिनियम है, एक्ट है, शिक्षा व्यवस्था पे बात हो रही है, पेपर लीक पर बात हो रही है, ठीक है। तो इसको लार्जर बेंचेस पे, लार्जर बेंचेस का मतलब क्या होता है कि वहां पर बहुत सारे जज एक साथ बैठे होंगे। होता क्या सामान्य था 3 से 5 जज बैठे होते हैं। आपको पता हो केशवानंद भारती मामले में सबसे ज्यादा जज आज तक सबसे बड़ी बेंच थी वो केशवानंद भारती मामले की थी। क्यों थी, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट क्या था, आपका लीगल क्वेश्चन था, लीगल क्वेश्चन था, ठीक है। अब होता क्या है, अलग अलग बेंचेस की विरोधाभासी निर्णय कम होते हैं, एक साथ सभी जज बैठते हैं, इंपोर्टेंट उस पर बैठो। जजेस की संख्या बढ़ाने से अधिक डिवीजन बेंचेस बनेंगी, जिससे कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट और डॉक्ट्रिन इनकंसिस्टेंसी बढ़ने की आशंका भी व्यक्त की गई है। जैसे इस डिवीजन के पास मैं गया, इन्होंने बोला कि हाँ भाई ये बात सही है, इनको लग रहा है भाई ये बात गलत है, तो ये इनकंसिस्टेंसी हो सकती है। इस जज के अकॉर्डिंग ये अलग है, इन जज के अकॉर्डिंग अलग है, डिवीजन अलग अलग है। यानी जैसे 38 जज बैठे हैं, 38 जज में सभी को क्या क्या कर दिया, 3-3 जजों में बांट दिया, ठीक है। 10 तो ये हो गए, 12 बेंच बन गए, यानी 12 अलग अलग बेंच बन चुकी हैं, डिवीजन बन चुके हैं। लेख में जो न्यूज़ थी उसमें क्या बताया गया, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी की आवश्यकता पर जोर दिया गया। अब ये नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लानी चाहिए, ये आपको पॉइंट में लिखना है समाधान में। अगर जुडिशरी से कोई क्वेश्चन पूछता है और समाधान आपसे पूछता है तो इसको लिख के आना कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी पर की आवश्यकता पर जोर देना चाहिए। सिंपल इतना लिख दो, आपका काम चल जाएगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी है क्या। नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी ये चीजें डिसाइड करेगी कि कौन सा SLP इंपोर्टेंट है, कौन सा SLP सिर्फ
टाइम बढ़ाने के लिए यूज़ किया जा रहा है। टाइम बढ़ाने के लिए कैसे, कि उसमें डायरेक्ट फैक्ट आपके सामने हैं, क्लियरली साबित हो जाएगा कि केस इस हित में जा रहा है, तो उसको वो रिजेक्ट कर देगा। और जो इम्पोर्टेंट है कि हाँ उसमें विरोधाभास है कि हाई कोर्ट से यहाँ पे गलती की गुंजाइश है, तो वो उसको अपडेट करके सुप्रीम कोर्ट को सौंप देगी। तो एक नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी होनी चाहिए, उसके अंदर एक ऐसा मैकेनिज्म या सिस्टम बनाया जाएगा। अब विशेषज्ञों का मानना क्या है, सरकार अक्सर लगभग हर मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले जाती है, सही बात है। सरकार है, उसने कोर्ट की हाई कोर्ट में अगर हार गई तो जो गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, वो कहाँ चली जाती है, सुप्रीम कोर्ट चली जाती है। पेंडेंसी में सबसे बड़ी वृद्धि पता किसने की है, खुद गवर्नमेंट ने। गवर्नमेंट पर किसी ने केस कर दिया और मान लो हाई कोर्ट में कोई पर्सन जीत गया, तो ईगो पर ले जाएगी सरकार, तो सरकार है, वो सुप्रीम कोर्ट चली जाएगी। इससे ही बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि पेंडेंसी है, जो न्यायिक विलंब है, जुडिशियल डिले है, वो बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है। पेंडेंसी कम करने के सुधार क्या हो सकते हैं, पेंडेंसी सुधारने के लिए सुधार क्या हो सकते हैं, ये पॉइंट्स डायरेक्ट आपको लिखने हैं, डायरेक्ट ये आपको बना बनाया आंसर मिल गया, ध्यान रखो इस चीज का, ठीक है। पीआईएल्स की जांच, ओरल आर्ग्यूमेंट के लिए टाइम लिमिट्स, रिटर्न सबमिशन पर अत्यधिक निर्भरता और केस मैनेजमेंट रिफॉर्म्स, डायरेक्ट इन्हीं कीवर्ड्स का यूज करना और पॉइंट लिखते जाना, आपको मैक्सिमम आंसर्स में मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे। अब जेंडर रिप्रेजेंटेशन पर ही बात हुई है, अब बोल के आ रहे हैं विशेषज्ञ कि जो 4 जजेस की आपने जगह निकाली है, एक्स्ट्रा जजेस आप जोड़ोगे, उन चारों में महिलाओं को लीजिए, जिससे क्या होगा, लैंगिक समानता बढ़ेगी। जैसे कि राजनीतिक सहभागिता बढ़ रही है, उसी तरीके से क्या बढ़ेगी, एक न्यायपालिक या न्यायिक क्या मिलेगी, सहभागिता को वृद्धि मिलेगी या बढ़ावा मिलेगा। न्यायिक सहभागिता एक कीवर्ड है, इसको लिख लो अच्छे से, ठीक है, लिख लो अभी, न्यायिक सहभागिता इधर लिख देता हूं, ठीक है, सहभागिता, जुडिशियल पार्टिसिपेशन, बहुत अच्छा कीवर्ड है, लिख लेना कि जरूरी है। अब मैंने 5 पॉइंट ये बता दिया आपको, 6वां पॉइंट ये बता दिया, 7वां पॉइंट ये बता दिया, बचा क्या है मेंस के आंसर के लिए, यही लिखना है आपको जाके। ये थोड़ा सा डबल हो गया इसको, ठीक है। अब इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट आया आपके सामने, वो है ब्रिकमैन से कुछ नहीं होता। कभी कभी क्या होते हैं, 2 संगठन, 2 देश, 2 क्षेत्र या 2 समूह आपस में क्या करते हैं, संघर्ष की स्थिति को उस स्तर पर ले जाते हैं, जहां पर ऐसे खतरनाक स्तर पर ले जाते हैं जहां से पीछे हटने का रास्ता नहीं बचता है, और जो सामने वाला जो विरोधी पक्ष है वो दबाव में या मजबूर किया जा सके उसको, ठीक है, इतना संघर्ष पे ले आओ। जैसे यूएसए ने कोशिश की ईरान के प्रति, उसको ब्लॉकेड कर दिया, पूरा चारों तरफ से घेर लिया, इसको बोलते हैं ब्रिकमैनशिप। आपको पता होगा, लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि कैसे जो अंतर्राष्ट्रीय कानून है वो फेल हो रहे हैं, उसमें आप ये भी लिख सकते हो कि ब्रिकमैनशिप की जो अभिवृद्धि हो रही है, सिंपल सा लिख लेना, ब्रिकमैन्स की अभिवृद्धि हो रही है विश्व में इस टाइम पे। अब ब्रिकमैनशिप क्या होता है, एग्जामिनर को नहीं पता होगा, 100% पता होगा, ना भी पता हो तो खुद सर्च करके बोलेगा ना, जब उसको सर्च करना पड़ रहा है तो समझ जाओ कि स्टूडेंट ने एक्सपर्ट लेवल का आंसर लिखा है, ठीक है। तो ब्रिकमैनशिप एक खुद में कीवर्ड है, एक खुद में कॉन्सेप्ट है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के अंदर भी कई सारे पॉइंट्स हैं, वो आपको पता होना चाहिए। सिर्फ अगर ब्रिकमैनशिप भी लिख रहे हो तो वो भी अच्छी चीज है आपके लिए, लेकिन आपको पता होना चाहिए ब्रिकमैनशिप। यानी 2 समूह हैं, एक समूह इतनी आगे बढ़ जाता है, इतना एग्रेसिव हो जाता है, इतना आक्रामक हो जाता है कि दूसरे देश को पीछे हटना पड़ता है या दबाव में आना पड़ता है। यूएसए ने कोशिश की थी ईरान पे, लेकिन ईरान इस ब्रिकमैनशिप में फंसा नहीं। हुआ क्या, 2 पृष्ठभूमि देखने को मिलती है इतिहास में हमको, एक होती है बर्लिन ब्लॉकेड और सेकंड होती है क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। क्या क्या होता है बर्लिन में, क्या हुआ था बर्लिन और जर्मनी को 2 भागों मार दिया गया था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, ठीक है। तो जो पश्चिम वाला जो भाग था वो रशिया के पास था, और रशिया ने क्या किया था, जो उस टाइम पर उसको सोवियत संघ बोलते थे, सोवियत संघ था वो, तो सोवियत संघ ने पूरा इंफ्रा खत्म कर दिया था, पूरा तोड़ दिया था, यानी बर्लिन वाला हिस्सा अलग कर दिया था। अब यह हिस्सा अलग ना हो जाए, इसकी बेसिस पर सभी देशों ने मिलकर कोशिश की कि बर्लिन अलग ना हो, तो इसको क्या बोलते हैं, बर्लिन ब्लॉकेड बोलते हैं। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस क्या होता है, रशिया ने, जो सोवियत संघ था, उसने 1962 के टाइम पर, यानी जब भारत चीन का वॉर चल रहा था, उसी टाइम पर अपना जो परमाणु हथियार हैं वो क्यूबा के निकट स्थित कर दिए। क्यूबा कहाँ, यूएसए के जस्ट पास में।
तब अमेरिका ने क्या बोला था, अमेरिका ने जो राष्ट्रपति थे उन्होंने बोला था कि ये हमारी सुरक्षा के खिलाफ है। ठीक है, तो वहां पर परमाणु जो मिसाइल्स रखी गई थी उस टाइम पर स्थिति आज जो ईरान की चल रही, इजराइल की चल रही, ये कुछ नहीं है उस मामले में। उस टाइम पर पूरी दुनिया को लग गया था कि हाँ अब दुनिया खत्म होने वाली है। पता है क्यों? जिस दिन रसिया और यूएसए आमने सामने हो गए डायरेक्टली, अभी इनडायरेक्टली हैं, कैसे यूक्रेन के साथ यूएसए देता है और यूएस और रूस तो डायरेक्ट है ही। जिस दिन दोनों आमने सामने आ गए, खेल खत्म। रशिया यूएसए किसी से भी टकरा सकता है, रसिया की सोच नहीं सकता। हो सकता है रशिया को वो हरा दे, लेकिन रशिया वो काम करके जाएगा इस दुनिया में। यूएसए भी नहीं बचेगा इस दुनिया में और कोई देश नहीं बचेगा इस दुनिया में अगर रशिया यहाँ पे खत्म होता है, पूरा देश खत्म। ठीक है, अब हाल के उदाहरण क्या है? ईरान द्वारा स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद करना, यूएसए द्वारा ईरानियन पोर्ट्स की ब्लॉकेड कर देना, ब्लॉकेड लगा दिया। ये किसके एग्जाम्पल है? ब्रिकमैनशिप। ठीक है, ब्रिंकमैनशिप। अब आज के दौर में टेररिज्म यानी आतंकवाद भी एक किसका हिस्सा है? ब्रिंकमैनशिप का हिस्सा है। जैसे कि पाकिस्तान भारत पर दबाव बना जाता है, किसके थ्रू? आतंकवाद के थ्रू। क्या हम इतने आतंकवादी हमले कर देंगे कि ये भारत है वो हमारे साथ किसके मामले में आ जाए, बैठ कर बातचीत करे हमारे पास। ठीक है, इसी का यूज किसने किया? पाकिस्तान करता है। इसी की तरह यूज कौन करता है? ईरान करता है। किसके साथ? इजराइल के साथ। ये हमास जैसा संगठन बनाया हुआ है, एक आतंकवादी संगठन, जिसके थ्रू वो हमला करवाता है इजराइल के ऊपर। लेकिन चीजें कैसे चलती हैं आपको पता है। नॉन स्टेट एक्टर्स, अगर आपने इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स कारक, गैर राज्य कारक और राज्य कारक, राज्यों को उकसाकर डिस्प्रोपोर्शनेट रिस्पॉन्स लेने के लिए मजबूर करते हैं। ठीक है, अब फिफ्थ जो पॉइंट है वो क्या है? देखो, ब्रिकमैनशिप क्या मैंने आपको बताया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है मैंने बताया, हाल के एग्जाम्पल क्या है मैंने आपको बताया, और टेररिज्म को कैसे यूज किया जा रहा है मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू बता दिया है। ठीक है, अब प्रॉक्सी ब्रिकमैनशिप क्या होता है वो मैं आपको बताऊं। पाकिस्तान और ईरान दोनों यूज कर रहे हैं, जैसे ये है ना, सेम एक टारगेट करते हैं किसी स्टेट को कैसे? ईरान कर रहा है किसको? इजराइल को। और पाकिस्तान किसको कर रहा है? भारत को। हमास हमला हुआ गाजा, और गाजा पे इजराइल की प्रतिक्रिया हुई। हमास ने हमला किया था इजराइल पे 7 अक्टूबर 2023 की बात है। मुझे याद आ रहा है, मैंने फर्स्ट या सेकंड क्लास में आपको समझाया भी था इस चीज पे। ठीक है, इसके बाद गाजा में इजराइल की प्रतिक्रिया हुई, डेटरेंस फेलियर और एस्केलेशन स्पाइरल का उदाहरण बताया गया। दोनों कीवर्ड बहुत इंपोर्टेंट है। डेटरेंस फेलियर क्या होता है? आपने उस पर दबाव बनाया, लेकिन जैसे किसी देश पर दबाव बना लिया बहुत ज्यादा बढ़कर, एग्रेसिव होके, उसने सोचा कि ये पलटवार नहीं करेगा, लेकिन उसने तब भी पलटवार कर दिया, तो ये क्या हो गया? फेलियर हो गया, डेटरेंस फेलियर। ठीक है, हमास ने हमला किया इजराइल पे, सबने सोचा कि इजराइल जवाब नहीं देगा क्योंकि बहुत ज्यादा हानि हुई थी उस टाइम पे, लेकिन इजराइल ने बिना भयभीत हुए, बिना डरे इस पे दोबारा से हमला कर दिया। किस पे? हमास पर और ईरान पे, आज तक चल रहा है। इसको बोलते हैं डेटरेंस फेलियर। और एस्केलेशन स्पाइरल क्या होता है? एस्केलेशन स्पाइरल का सीधा सा मतलब होता है, अगर सिंपल भाषा में समझाऊं, इनको हिंदी में लिखना देवनागरी लिपि में, लेकिन लिखोगे ऐसे ही, लेकिन लिखना कैसे? देवनागरी लिपि में। अब इसका सीधा सा मतलब क्या है? एस्केलेशन स्पाइरल का मतलब है कि एक देश ने हमला किया इस पर और इसने हमला कर दिया इस पर, दोनों डर नहीं रहे, एक दूसरे पर हमला करने लगे, तो एक स्पाइरल बन जाती है ऐसे करके। ठीक है, रशिया यूक्रेन वॉर ब्रिंकमैनशिप का एग्जाम्पल है। चाइना की कंट्रोल ब्रिक्समैनशिप ताइवान को लेकर और जापान को लेकर इसी का हिस्सा है। सेंकाकू आइसलैंड भी फिल्म्स में आया हुआ क्वेश्चन है, पता होना चाहिए। जापान, ताइवान और चाइना में, ये भी इसी का हिस्सा है। नॉर्थ कोरिया भी इसका प्रैक्टिशनर है, एक न्यूक्लियर वेपन्स को दिखा के डराता है कि मैं फोड़ दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज आती है पन्नी घास भूमि। इससे मुझे इस साल लग रहा था कि 2026 के प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनना चाहिए था, लेकिन नहीं बना। मेंस में तो नहीं आएगा, मेंस में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन आएगा किससे रिलेटेड? आएगा कैसे कि कैसे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है पर्यावरण संरक्षण और नई टेक्नोलॉजी में। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष चलता है, कैसे एक दूसरे के विपरीत है ये चीजें। ठीक है, और नवीकरणीय ऊर्जा विस्तार में भी क्वेश्चन आ सकता है, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो, लेकिन प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है बन्नी घास भूमि। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ है? सबसे पहला फर्स्ट पॉइंट प्रीलिम्स का ये बनता है गुजरात में। एशिया की सबसे बड़ी ग्रासलैंड इकोसिस्टम में से एक है ये। एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने क्या बोला है? 4,500 एकड़ में हम सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने वाले हैं। परियोजना
छाड़ी ढांड फिल्म्स में ज्ञान प्रैक्टिस मैगजीन में ये दिया हुआ है। एग्जैक्ट मुझे महीना याद नहीं है अभी, लेकिन मैंने लिखा हुआ है पूरा ये वेटलैंड। ठीक है, इंपॉर्टेंट था फिल्म्स के लिए, इसलिए मैंने लिखा था। हो सकता है 2027 में आ जाए, अभी नहीं पूछा, 2027 में पूछ ले। अभी उसने माधव राष्ट्रीय उद्यान पूछ लिया, तो फिर छाड़ी ढांड वेटलैंड पूछ ले। जनवरी 2026 में रामसर साइट इंटरनेशनल इंपोर्टेंस का दर्जा मिला था इसको। ठीक है, वेटलैंड है, रामसर साइट मिल गया तो इम्पोर्टेंट है। कहाँ पे है? बन्नी ग्रासलैंड में। बन्नी ग्रासलैंड कहाँ? गुजरात में है। ठीक है, तो छाड़ी ढांड वेटलैंड। अब छाड़ी जो ढांड है वेटलैंड है, लाखों प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण आवास है। यहाँ पे माइग्रेटरी यानी कई देशों से, कई प्रदेशों से यहाँ पे पक्षी आते हैं रुकने के लिए। जैव विविधता के लिए अत्यधिक संवेदनशील माना जाता है। स्थानीय समुदाय कौन सा है? फकीरानी जाट। ठीक है, बन्नी ग्रासलैंड की जो विशेषता है उसमें क्या है? 70 से अधिक घास प्रजातियां हैं। 7 किरो हिल या किरात डूंगर। ठीक है, किरात डूंगर क्षेत्र कहाँ है? वो यही है। और ये फोसिल रिच एरिया भी, फोसिल रिच यानी जीवाश्म पाए जाते हैं। जीवाश्म तो जानते हो ना, जीवाश्म क्या होता है? तो यहाँ पे जीवाश्म पाए जाते हैं। और ये तो बस पढ़ने वाली चीजें पढ़ लेना कि प्रॉब्लम क्या हो रही है। जो पर्यावरण संरक्षणवादी हैं, जो पर्यावरणविद हैं, प्रॉब्लम क्या क्या होगी सोलर जो सिस्टम है यहाँ पे स्थापित करने से। ठीक है, वो लेकिन यहाँ पे इंपोर्टेंट है फिल्म्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको पता होना चाहिए। सोलर पार्क अगर हम बनाते हैं तो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन 2006 के तहत अनिवार्य EIA से छूट प्राप्त है। होता क्या है, जैसे भी कोई भी एनर्जी सेक्टरल या कोई खनन एरिया हम कहीं स्थापित करते हैं, कोई इंडस्ट्रीज ओपन करते हैं, तो अगर हम किसी ऐसे एरिया में करते हैं यहाँ पे कि जैव विविधता ज़्यादा है, तो उसका इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता है। तो चेक करते हैं कि इस पर पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस जो हम स्थापित कर रहे हैं यूनिट बोल सकते हैं, अच्छी चीज, उद्योग स्थापित कर रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित कर रहे हैं, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा। अगर कोई खनन माइंस बना रहे हैं फिर भी इसे असेसमेंट होगा। लेकिन यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, अगर हम सोलर पार्क बना रहे हैं, सोलर पार्क का मतलब सोलर रिलेटेड पूरा सिस्टम बना रहे हैं, तो वो EIA के अंडर नहीं आता, EIA के बाहर आता है, यानी इसका असेसमेंट नहीं होगा, पता होना चाहिए। फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 और सामुदायिक चराई अधिकारों कस्टमरी ग्रेजिंग राइट्स के कमजोर क्रियान्वयन का मुद्दा इस वाक्य के केंद्र में है। इंपोर्टेंट फैक्ट है जो आपको पता होना चाहिए, भारत ने पेरिस एग्रीमेंट किया, 2030 तक का हमारा लक्ष्य था कि हम 40% जो हमारी एनर्जी है जैव जीवाश्म ईंधन स्रोतों से प्राप्त करने का लक्ष्य था। ठीक है, विद्युत क्षमता, जो कि हम जून 2025 में प्राप्त कर चुके हैं। अभी लक्ष्य था 2030 तक का, अभी हम लक्ष्य प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन हम इसको 100% की ओर ले जाना शुरू कर चुके हैं। ठीक है, तो एक अच्छी चीज आपको पता होना चाहिए, मैंने फिल्म्स के लिए पढ़ाया भी था, अभी भी बता रहा हूं, तो पता होना चाहिए जून 2025 में हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, जो कि हमारा टारगेट का कब तक का था? 2030 का। अब है एक है CBAM, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा रुकिए। अब CBAM क्या है? यूरोपियन यूनियन ने एक मैकेनिज्म बनाया है, एक सिस्टम बनाया है। सिस्टम क्या होता है? 1 जनवरी 2026 से लागू हो रहा है। इसके अंडर आता क्या क्या? एक सिस्टम बनाया गया है, किसके लिए बनाया गया मैं वो आपको पूरा समझाता हूँ। CBAM के अंदर स्टील, सीमेंट, एल्यूमिनियम, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, हाइड्रोजन और कार्बन इंटेंसिव इंपोर्ट्स, कार्बन इंटेंसिव यानी ऐसे उद्योग, ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि ज़्यादा कार्बन केंद्रित या ज़्यादा कार्बन का उत्पादन करती हैं या ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करती हैं, पर्यावरण में ज़्यादा कार्बन को छोड़ती हैं या उत्सर्जन करती हैं, उनकी आधार पर शुल्क लगाया जाएगा। यानी जितना ज़्यादा कार्बन कोई क्या कर रहा है, एमिशन कर रहा है यानी उत्सर्जित कर रहा है, उस पर उतना ज़्यादा इम्पोर्ट या शुल्क लगाया जाएगा, यानी उन पर ड्यूटी या टैक्स लगाया जाएगा। उद्देश्य क्या है इससे? हुआ क्या, कंपनी टेक्नोलॉजी या तकनीकों पर काम करेगी कि हमारा जो इंडस्ट्रीज है वो कम कार्बन इमिशन करे, जिससे क्या होगा, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो विदेशों में बेचे जा सकें। ठीक है, परिणाम उन पर ड्यूटी ज़्यादा लगेगी, ड्यूटी ज़्यादा लगेगी तो सामान महंगा होगा, सामान महंगा होगा तो प्रतिस्पर्धा कम होगी हमारे लिए, मतलब बढ़ जाएगी हमारे लिए। तो ठीक है कि हमारा प्रोडक्ट महंगा है तो हम तो बाहर ही हो गए मार्केट से पहले ही, तो लोग सस्ती चीज़ें खरीदते हैं ज़्यादातर।
ठीक है। तो उससे बचने के लिए, प्रतिस्पर्धा को बराबर रखने के लिए इसका उद्देश्य क्या है, कार्बन लीकेज यानी कार्बन एमिशन को कम करने के लिए, और ग्लोबल कार्बन एमिशन को कम करना इसका उद्देश्य है। अब भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत का जो स्टील और एल्यूमिनियम सेक्टर है वो सबसे ज्यादा पड़ेगा उस पर प्रभाव, क्योंकि वो सबसे ज्यादा कार्बन इंटेंसिव है, यानी सबसे ज्यादा क्या करता है, कार्बन एमिशन करता है। कौन कौन सा है जो सेक्टर हमारा, स्टील का और एल्यूमिनियम का। अब फिफ्थ क्या है, जो यूरोपियन बायर्स और लो कार्बन सप्लायर्स को प्राथमिकता देंगे। जो मैंने बोला कि जो कम कार्बन एमिशन कर रहा है उनको प्राथमिकता देंगे, जो वहाँ के जो सप्लायर हैं, कहाँ के, यूरोपियन यूनियन के। जिससे भारतीय एक्सपोर्टर्स को क्लीनर टेक्नोलॉजी में निवेश करना पड़ेगा, यानी हमको सुधार करना पड़ेगा अपनी इंडस्ट्रीज में, ठीक है। अब सीबीएम के कारण क्या होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट कॉस्ट बढ़ सकता है, ईयू मार्केट में कॉम्पिटिटिव में घट सकती है, यानी प्रतिस्पर्धा घट सकती है, अच्छी बात है। अब एक और प्रभाव क्या पड़ेगा, फर्टिलाइजर प्राइसेस पर इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि जैसे इजिप्ट है, रशिया है, मोरक्को है, चाइना है, जैसे एक्सपोर्टर्स हायर कार्बन कंप्लायंस कॉस्ट का बोझ ग्लोबल प्राइसेस में जोड़ सकते हैं। जैसे कि मान लो मिस्र ने फर्टिलाइजर बनाया, उससे कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा हुआ, तो उस पर टैक्स ज्यादा लगा। अब टैक्स खुद नहीं चुकाएंगे, वो बोलेंगे कि भाई तुम ही महंगा खरीदो, तो भारत पर और बोझ पड़ेगा कि भारत को और महंगा लेना पड़ेगा। अब इससे क्या होगा, फर्टिलाइजर और इम्पोर्ट बिल है वो बढ़ सकता है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, फार्म प्रॉफिटेबिलिटी है, और फूड इन्फ्लेशन प्रभावित हो सकते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजर महंगा होगा तो फसल महंगी होगी, तो उसका जो प्रोडक्शन है वो महंगा होगा, प्रोडक्शन महंगा होगा तो कंज्यूमर तक महंगा जाएगा, यानी गेहूं चावल सब महंगा होगा, यानी फूड इन्फ्लेशन होगी, यानी खाद्य मुद्रास्फीति होगी। अब सीबीएम क्या है, ट्रेडिशनल जो नॉन टेरिफ बैरियर्स से अलग है, क्योंकि ये डायरेक्टली कार्बन एमिशंस को मार्केट एक्सेस से जोड़ता है। पहले क्या होता था, हम बोलते थे कि ये देश पर हमको बैरियर लगाना है तो हम उस पर ड्यूटीज बढ़ा देते थे या टैक्स बढ़ा देते थे, कम कर देते थे। अब इसको डायरेक्ट कार्बन से जोड़ा गया है, कार्बन उत्सर्जन जितना ज़्यादा करोगे उतना महंगा उतना हम इस पर टैक्स लगाएंगे, जितना कम करोगे हम उतना कम लेंगे, किसी देश से संबंध ही नहीं है इसका। अब ग्लोबल ट्रेड में क्या होगा, जो कॉम्परेटिव एडवांटेज है केवल चीप प्रोडक्शन पर नहीं बल्कि कार्बन एफिशिएंट प्रोडक्शन पर भी निर्भर करेगा। यानी अब जो प्राइजेस हैं चीज़ों के, जो कीमत हैं, वो सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करेंगे कि आपने कॉस्ट कटिंग कितनी की है और आपको रॉ मटेरियल कितना सस्ता मिला है, अब इस पर भी निर्भर करेगा कि आपने कार्बन एमिशन कितना किया है। अब भारत को क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। स्ट्रिक्टर कार्बन पॉलिसीज बनानी चाहिए। फर्स्ट कीवर्ड या फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये 3 पॉइंट सिर्फ एक पॉइंट के अंदर 3 पॉइंट्स हैं आपके लिए। इसमें अगर क्वेश्चन किसी से संबंधित आया कि इंडिया को क्या करना चाहिए फ्यूचर में क्लीन एनर्जी के लिए, तो आप इन 3 पॉइंट्स को लिख सकते हो। इंडिया को ईयू और डेवलप्ड कंट्रीज से फेज ट्रांजिशन और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इक्विटेबल ट्रीटमेंट की मांग करनी चाहिए, यानी 3 वर्ड यूज किए गए यहाँ पे। फेज ट्रांजिशन कैसा होता है, फेज ट्रांजिशन होता है ऐसा नहीं कि आपने एकदम बोल दिया कि हमको करना ही है। उनसे बोलो कि हम 5 साल एक काम करो हम पर, कि सब पर 10% टैक्स लगा रहे हो तो हम पर 5%, जैसे कि सब्सिडी में होता है, आपको पता होगा, ठीक है। फिर 5 साल बाद आप इसको 8% कर देना, फिर 15 साल बाद इसको 10% कर देना, क्योंकि हम एक डेवलप कंट्री नहीं है, हम डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ठीक है, हम विकासशील देश हैं। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करो, यानी आप पर जो तकनीकें हैं कार्बन एमिशन कम करने की वो हमको दो, ठीक है। बाकी के सभी पॉइंट्स की पॉइंट्स है वो एक साथ मैंने लिख दिए जो आपके मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, जो मेंस में आपको लिखने हैं, डायरेक्ट सोचना नहीं है, नहीं को लिखना पड़ेगा आपको। अपने आंसर में अगर नहीं लिखा तो ये क्लास लेने का कोई मतलब नहीं है, इन क्लास को देखना, इन पॉइंट्स को देखना और लिख लेना। अब प्रीलिम्स के इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में नहीं आएगा, प्रीलिम्स में आएगा ये। और अरुणाचल प्रदेश में 110 साल बाद एक दुर्लभ ड्रैगन फ्लाई दिखाई दी है। क्या है इंपॉर्टेंट, क्या प्रीलिम्स के लिए, चांगलांग डिस्ट्रिक्ट में मिली है, 110 साल बाद मिली है तो इंपॉर्टेंट है। आखिरी बार कम देखने को मिली थी 1914 में मिली थी, कि कहाँ पर, अबोर हिल्स। आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, अबोर हिल्स किस रीजन में है या किस प्रदेश में है बताना, और पता हो तो अभी कमेंट करो जल्दी से। अबोर हिल्स किस प्रदेश में आती है बताओ जल्दी से। नामदफा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ना अच्छे से जाके, नामदफा नेशनल पार्क, ये आपके लिए होमवर्क है।
अब ड्रैगन फ्लाई की कंपाउंड आईज में हजारों लेंसेज और फोटो रेसेप्टर क्लस्टर्स होते हैं, जिससे इसे लगभग 360 डिग्री विजन मिलता है। सोचो हम कितना देख सकते हैं, हम मैक्सिमम अगर देख सकते हैं तो 180 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ और सिर्फ आगे आगे से लेके यहाँ पर। ठीक है, तो एक आंख हमारा 90 डिग्री कवर कर रही है, एक आंख हमारी 90 डिग्री कवर कर रही है, तो ये 180 डिग्री। लेकिन इसकी जो आंखें हैं वो 360 डिग्री से देख सकती हैं, यानी चारों ओर। ये ड्रोन है, पूरा प्रकृति का ड्रोन है ये। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए, यही पूछता है वो, उल्टी सीधी ट्रिक्स वही पूछता है यूपीएससी प्रीलिम्स। ठीक है, और जिस जीव जंतुओं और पशु पक्षियों, ये इंसेक्ट्स के बारे में तो यही पूछता है, वो कुछ भी पूछ लेता है, उसको इंपोर्टेंट चाहिए, मतलब कुछ यूनिक टाइप में। तो आपको पता होना चाहिए इसका जो विजन है, जो दृष्टि हो 360 डिग्री है। हवा में स्थिर रहने की, यानी ये हेलीकॉप्टर की तरह स्थिर रह सकता है कि खड़ा रह जाए एकदम। आपने देखा भी होगा कई सारे जीवों को। रीडिस्कवरी पर स्टडी जनरल, अब कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए भारत में ओडोनिटा की 504 स्पीसीज हैं, 27 सब स्पीसीज हैं। अरुणाचल प्रदेश में अकेले 110 स्पीसीज हैं। ठीक है, आपके लिए इंपोर्टेंट क्या है, नामदफा नेशनल पर अच्छे से पढ़ना, इसकी जो विशेषता है जो मैंने आपको बताई वो अच्छे से पढ़ना, और आपको क्या अबोर हिल्स है उसको अच्छे से पढ़ना। 3-4 चीजें हैं जो मैंने आपको बता दी, वो बता दिया। अब इंपोर्टेंट क्या है, महिलाओं की लाइफ एक्सपेक्टेंसी अधिक है, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी में अंतर कम है। कैसे? महिलाएं हैं पुरुषों की तुलना में अधिक जीवित रह रही हैं, यानी उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी है या जीवन प्रत्याशा है वो अधिक है। जैसे अगर यदि एग्जांपल दूं मैं आपको, तो पुरुष है वो 71 वर्ष जी रहा है यानी औसत, और महिलाएं 76 जीवन यापन कर रही हैं, यानी जीवन जी रही हैं, उसके बाद मृत्यु होती है। तो ये है, महिलाएं हैं 76 और पुरुष हैं 71। वैश्विक स्तर की बात हो रही है, भारत की बात नहीं हो रही, याद रखना, ग्लोबल लेवल पे। यहाँ पे दिक्कत वाली बात क्या है, एक तो होता है जीवन जीना, एक होता है जीवन काटना। ठीक है, जैसे आपकी लाइफ चल रही है वो जीवन काटने वाली चल रही है, जीवन जी तो नहीं रहे हो आप। लगे हो तैयारी में, फिल्म्स पढ़ रहे हो, मेंस पढ़ रहे हो, करंट अफेयर्स की क्लास ले रहे हो, अभी बैठे हो इतने टाइम से, तो 1 घंटा होने वाला है लगभग। ठीक है, पढ़ रहे हो लगातार। अब हेल्दी लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या होता है, HALE क्या होता है, कि आपने जो जीवन जिया वो हेल्दी होके जिया, यानी आपको बीमारी वगैरह ज़्यादा कुछ हुआ नहीं। लेकिन रियलिटी में अगर हम डेटा देखें, और डेटा में हमको सामने से देखने को क्या मिल रहा है, वो देखने को मिल रहा है कि महिलाओं की जो HALE है यानी हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो 64 वर्ष है, और पुरुषों में 62 है। यानी पुरुष जी रहे हैं 71 वर्ष, तो हेल्दी लाइफ है वो सिर्फ इनकी कितनी है, महिलाओं की सिर्फ 64 है। यानी बाकी का जो जीवन है वो बहुत जो गहरी बीमारियां हैं, जैसे कि ब्लड शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कैंसर है, लंग्स की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, पेट की बीमारियां हैं, ब्रेन की बीमारियां, ब्रेन रिलेटेड, मतलब बहुत सारी बीमारी हैं, उसके साथ जीवन जीना पड़ रहा है, यानी हेल्दी लाइफ नहीं जी पा रहे हैं। हेल्दी लाइफ सिर्फ इतनी थी 64, बाकी का जीवन 76 तक ऐसा जा रहा है। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस होते हैं, ये दोनों मतलब दोनों में डिफरेंस है किसमें, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जीवन प्रत्याशा, और एक हेल्दी यानी स्वास्थ्य या स्वस्थ जीवन प्रत्याशा। ठीक है, यहाँ पे अलग अलग डेटा है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि पुरुषों और महिलाओं में अंतर है। यहाँ पे पुरुष कम क्यों जी रहे हैं, महिलाएं ज्यादा क्यों जी रही हैं, इसका भी आपको कारण पता होना चाहिए। अब सन 2000 में मत पढ़ो, इसको छोड़ दो। और क्या था इंपोर्टेंट आपके लिए, बस मैंने जो बताया आपको वही पॉइंट है। बस ये डेटा फैक्ट फिगर वगैरह अच्छी लैंग्वेज में लिखे हैं, इनको आपको मेंस के पर्सपेक्टिव से यूज करना है, बाकी कुछ नहीं है। भारत के प्रमुख पक्षी फिल्म्स के पर्सपेक्टिव से आपको खुद पढ़ना पड़ेगा, इनकी विशेषताएं, फिल्म्स के लिए क्या क्या इंपोर्टेंट है वो मैंने लिख दी है। क्यों मैंने इसको लिखा है, ये डायरेक्ट न्यूज़पेपर में आए थे, ये व्हाइट चिक्ड वर्वेट, इंडियन पिट्टा, एशियन कोयल, हाउस स्पैरो, इंडियन रॉबिन, सनबर्ड और जंगल बॉबलर, इनके बारे में पढ़ लेना अच्छे से ये चीज। ठीक है, अब इंपोर्टेंट न्यूज आती है, केंद्र सरकार ने गठित की है क्या, हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस। डेमोग्राफिक चेंजेस हो रहे हैं, आपको बताओ अभी जनसंख्या की गणना हो रही है, जनगणना हो रही है। ठीक है, इस पर एक कमेटी बिठाई गई है, हर चीज पर डेमोग्राफिक जो भी चेंजेस हो रहे हैं हर चीज पर, उद्देश्य से क्या, डेमोग्राफिक चेंजेस और इलीगल माइग्रेशन। इलीगल माइग्रेशन क्या होता है, नेपाल से, बांग्लादेश से, और जहाँ से हमारे बॉर्डर एरियाज छिन्न भिन्न हैं, वहाँ से लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, इन चीज़ों को देखना पड़ेगा।
समिति के अध्यक्ष कौन है? रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं जस्टिस कौन है? प्रभाकर नावलेकर हैं, नावलेकर हो सकता है, या नाम में कोई डिफरेंस हो सकता है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। तो प्रकाश प्रभाकर लिख सकते हो आप, ठीक है, प्रकाश प्रभाकर बनाए गए हैं। मेंस के पर्सपेक्टिव से कुछ आएगा डायरेक्ट, इससे संबंध नहीं आएगा, आपको इसमें पॉइंट मिलेंगे जिसको आप यूज कर सकते हो। जैसे कि इलीगल माइग्रेशन से रिलेटेड किया सरकार क्या कर रही है, तो हाल ही में एक केंद्र सरकार ने गठित की है समिति, हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंजेस, जिसमें किसकी अध्यक्षता में की गई है? जस्टिस प्रकाश प्रभाकर। ठीक है, सरकार क्या कर रही है, सरकारी उपाय क्या है, वो ये कर रही है सरकार माइग्रेशन पर, इलीगल माइग्रेशन पर। तो ये क्वेश्चन किस में आ सकता है? GS 1 में आ सकता है और GS 3 में, इंटरनल सिक्योरिटी में। कार्य क्षेत्र क्या होगा? बॉर्डर एरियाज तक सीमित नहीं है, बॉर्डर एरिया तो देखना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। अर्बन सेंटर, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, ट्राइबल रीजन्स, जा के चेक करना पड़ेगा कि कहाँ से कौन लोग आ रहे हैं, ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी और रिपोर्ट बनानी पड़ेगी हो क्या रहा है। ठीक है, होम मिनिस्ट्री के अनुसार डेमोग्राफिक चेंजेस का असर पब्लिक सर्विसेज डिलीवरी, लोकल गवर्नेंस और रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूशन, सोशल कोहेशन पर पड़ रहा है। सभी कीवर्ड हैं, इन कीवर्ड्स को लिख लेना अपनी डायरी में अच्छे से, इनका मतलब भी लिख लेना गूगल पे सर्च कर करके। अब मैं हर एक चीज़ बताऊंगा, बहुत टाइम लग जाए। बाकी जो चीज़ें थी उसको फैला के लिखा है, वैसे तो बस कीवर्ड्स बहुत हैं इसमें, कीवर्ड्स नोट डाउन कर लेना बस इसमें से। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है कि भारत का स्वदेशी 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट AMCA प्रोग्राम, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट आ रहा है, 5वीं पीढ़ी, 5th जनरेशन, जिससे क्वेश्चन किस में आया था 2024 में, याद हो तो। रक्षा मंत्रालय ने इंडिजीनियस 5th जनरेशन फाइटर जेट एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट प्रोग्राम के लिए रिक्वेस्ट और प्रपोजल RFP कि कौन बनाएगा इसको, उसके लिए क्या किया है, प्रपोजल जारी किया है। किसने बिड की है इसके लिए? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा एडवांस सिस्टम्स, भारत फॉर्ज और BEML कंसोर्टियम ने। ठीक है, HAL इससे बाहर है, यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इससे बाहर की गई है। ठीक है, बेसिक नॉलेज है, फिल्म्स में पूछ सकता है, मेंस में ऐसा कुछ नहीं पूछेगा। और कुछ विशेषताएं, हाँ, AMC की विशेषता क्या है? स्टेल्थ टेक्नोलॉजी फिल्म्स में पूछ गई है भाई इस बार, याद रखना। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी होती क्या है आपको पता होना चाहिए। एडवांस एवियोनिक्स, सुपर क्रूज कैपेबिलिटी और रेड्यूस्ड रडार सिग्नेचर, ये इसकी विशेषता होगी। कहाँ पे होगी? प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश के श्री सत्यसाई डिस्ट्रिक्ट में विकसित किया जाएगा। अब कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स CCEA MSP अगर आपने पढ़ा होगा जीवन में कभी, तो इसका नाम जरूर सुना होगा। सार्थक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम PDS स्कीम को मंजूरी दी है। होगा क्या? जो PDS स्कीम थी, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, उसको अब अपडेट किया है, डिजिटलाइज किया गया है, जिसमें क्या होगा, अब सभी के फोन से इसको कनेक्ट किया जाएगा। अब इसको मंजूरी दे दी है। स्कीम की अवधि क्या होगी? 5 वर्ष होगी। कितना खर्च हो रहा है? 25,530 करोड़ रुपए खर्च किया है। फूड सिक्योरिटी, अच्छी चीजें हैं। इंपोर्टेंट क्या है? सार्थक स्कीम एडवांस टेक्नोलॉजी पर आधारित है। कैसे? पूरा डेटा आपके पास रहेगा। कैसे? QR कोड, बायोमेट्रिक रहेंगे साथ साथ में, जिससे पता लगेगा कि हाँ, जो हमने अनाज, जो गेहूं भेजा है, क्या वो लोगों तक पहुंच पाया है, क्या एक स्पेसिफिक पर्सन तक पहुंच पाया है। अगर उसके फिंगरप्रिंट लगेंगे तभी उसको अनाज मिलेगा। ठीक है, इससे हुआ क्या, स्पेसिफाई किया गया है, यानी अंत्योदय। अगर MSP से क्वेश्चन आए, PDS से क्वेश्चन आए, तो आपको सार्थक लिखना ही पड़ेगा। नहीं लिख रहे हो, आपके मार्क्स कटेंगे, क्योंकि एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट करेगा कि अगर सार्थक को मंजूरी मिली है CCA की, तो आपको इसको लिखना चाहिए था। तो आप लिखोगे सार्थक स्कीम को मंजूरी मिली है, हाल ही में डिजिटलाइज कर दिया गया है सबको। ट्रांसपोर्टेशन, किस ट्रक में कौन सा माल जा रहा है, यानी कौन सा अनाज जा रहा है, जिसके ऊपर बोरियां होती हैं, बोरी होती हैं जो अनाज की, जिसमें पैकेट भरे होते हैं, उसके ऊपर QR कोड होता है। QR कोड स्कैन होगा तो पता चलेगा। जैसे अगर आपको पता होगा, Amazon और मीशो वगैरह करते हैं, फ्लिपकार्ट, आपका सामान कहाँ तक आ गया, कैसे पता चलता है? वो QR कोड और एक टेक्नोलॉजी के तहत डिजिटल किया गया है हर चीज को। उसी तरह से डिजिटल किया जाएगा किसको? ट्रांसपोर्टेशन को। जिससे क्या होगा, बीच में जो लीकेज की समस्या थी कि बीच में ट्रक को गायब कर दिया, या बीच में जो बोरे थे अनाज को, उसको गायब कर दिया गया। अब बोरों पर क्या होगा? QR कोड होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक
शॉप, एक गोदाम यहाँ पे शॉप है, अगर बीच में आते हुए किसी ने बोरे गायब कर दिए अनाज के, तो QR कोड यहाँ से स्कैन होके आया था, तो मुझे पता लग गया था कि यहाँ से निकल चुके हैं। यहाँ पहुँचते हुए सिर्फ 50 की जगह सिर्फ 30 बोरों का QR कोड यहाँ पे हमको इनपुट मिला है। यानी हमको पता चल जाएगा कि 20 QR कोड हैं, जो 20 QR कोड के जो बोरे हैं वो गायब हुए हैं। तो यहाँ का जो ड्राइवर है, जो इसको संभालने वाले हैं, जो इसको नियंत्रित करने वाले हैं, उन लोगों को हम पकड़ सकेंगे कि ये चीज़ें कहाँ गई। ये होती है डिजिटलाइजेशन ऑफ PDS। और इसको हम लास्ट वन नेशन वन राशन कार्ड से जोड़ सकते हैं, डिजिटल राशन कार्ड और फूड सब्सिडी रिफॉर्म्स। ये हमारा इनिशिएटिव है जो इनको बढ़ावा देगा। अब भारत के लिए क्रिटिकल सेक्टर्स के लिए पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी कुछ इंपोर्टेंट नहीं है, सिर्फ 2 या 3 पॉइंट इसमें इंपोर्टेंट है जो आपको लिखना है। वो है, जैसे आपको पता होगा कि हाल ही में आपको पता होगा कि IIT की एक वेबसाइट हैक कर ली थी, NTA की हैक कर ली थी, पता हो तो पता होगा ना इस चीज का। तो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी GST की टास्क फोर्स ने भारत के क्रिटिकल सेक्टर्स क्या होते हैं, जैसे रॉ एजेंसीज हैं, हमारे जो परमाणु हथियार होते हैं उनको चलाने के लिए भी तो होते हैं, कुछ बड़े बड़े सेक्टर्स हैं, उनको अपनाने की सिफारिश की है। किसकी? पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी। कुछ नहीं होगा, जो क्रिप्टोग्राफी के लेवल पे जो कोडिंग होती है, कोडिंग क्या होती है, कंप्यूटर के लेवल पे मान लो, उसको इतना टफ करेंगे हम कि उसको कोई तोड़ नहीं पाए। जो क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम चलते हैं, यानी हम जो सिस्टम्स हैं उसको इतना सिक्योर बनाएंगे कि हर कोई इसको तोड़ नहीं पाए। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है इंडिया की तो इस मामले में, कि किसी भी साइट को हैक हो जाती है कभी भी, ठीक है। रिपोर्ट के अनुसार क्या होता है, इंक्रिप्शन में सिस्टम भविष्य के क्वांटम कंप्यूटर्स द्वारा तोड़े जा सकते हैं। अभी की जो इंक्रिप्शन जो हम सेव जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसी के लिए काम कर रहे हैं। तो वो है क्या करना चाहिए इस मामले में, पोस्ट क्वांटम क्रिप्टोग्राफी लाना चाहिए, सिफारिश, ठीक है। ये चीज़ें लास्ट वैज्ञानिकों ने क्या समझाया गोल्ड के बारे में। गोल्ड की कुछ विशेषता बताइए जो आपको प्रीलिम्स के लिए इंपोर्टेंट है, मेंस में नहीं पूछेगा। वो क्या है, गोल्ड सबसे कम रिएक्टिव मेटल्स में आता है में से एक है। यह आयरन की तरह रस्ट नहीं करता, इसमें जंग नहीं लगती। प्रीलिम्स में ये स्टेटमेंट बन के आते हैं भाई, पढ़ लेना अच्छे से। गोल्ड ऑक्सीजन रिलेटेड रिलेशंस में कैटालिस्ट की तरह काम कर सकता है, फिर भी स्वयं ऑक्सीजन के साथ आसानी से रिएक्ट नहीं करता। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको लिख लेना या इनको नोट डाउन कर लेना, इनको हाईलाइट कर लेना। नोट्स आपको मिल चुके होंगे, टेलीग्राम पे जाना, लिंक आपको प्रोवाइड हो जाएगी। टेलीग्राम पर अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो इसी डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उस लिंक पर क्लिक करना, आपको नोट्स वहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये 3 क्लासेस खत्म हो चुकी हैं, तो 3 क्लासेस के एक साथ नोट्स आपको आज मिलने थे, आप आज मिल जाएंगे। इस डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक जरूर मिल गई होगी, अभी तक जाओ लिंक देखो, टेलीग्राम पे जा सकते हो, वहाँ पे डायरेक्ट लिंक मिल जाएगी, तो वहाँ पे क्लिक कर लेना। नहीं, टेलीग्राम पे जैसे सुन रहे हैं कि बैन लग सकता है कभी भी, तो उससे पहले आप क्या कर सकते हो, इस डिस्क्रिप्शन में जाके भी आप नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। और अपना फीडबैक जरूर देना क्लास के लिए, कि आपके लिए आपको कितना वैल्यूएबल कंटेंट आपको लग रहा है। और क्योंकि देखो, जितने आपकी ज़्यादा कमेंट होंगी उतने ज़्यादा मुझको क्या मिलता है, हम प्रभावित होते हैं उनसे, ठीक है, हमको बढ़ावा मिलता है। यहाँ हम इस काम को आगे जारी रखें। हमें क्या है, बंद कर देंगे, जो फ्री कर रहे हैं, मेहनत हम कर रहे हैं, क्लास को बनाना पड़ता है, न्यूज़पेपर को लिखना पड़ता है, इंपोर्टेंट कीवर्ड्स को हटाना पड़ता है, इंपोर्टेंट पॉइंट्स को लिखना पड़ता है, फालतू कंटेंट को हटाना पड़ता है, सभी चीज़ों को फिर क्लास रिकॉर्ड करना पड़ता है, 1.5 घंटे तक लगातार पढ़ाना पड़ता है, फिर एडिटिंग होती है थोड़ी बहुत वीडियो की, यानी ऑडियो क्लीन होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, एक सेटअप होता है पूरा पढ़ाने के लिए। क्यों करेंगे हम अगर आप ही साथ नहीं दोगे? तो सपोर्ट के लिए कमेंट जरूर किया करें। लाइक वगैरह मैं कुछ नहीं बोल रहा, ना सब्सक्राइब करने के लिए कभी नहीं बोलूँगा। सिर्फ क्या करना है, आपको कमेंट करना है। जितना कमेंट करोगे उतने हम उत्साहित होते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। तो हमारा उत्साह बढ़ाने के लिए कमेंट जरूर करना। तो आपसे को बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में।